आज हम 307 के मॉडल पेपर के आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट से आउटपुट का निर्धारण करें। देखिए, हमें सर्किट किस तरह से दिया हुआ है, एक ऑप एम्प का सिंबल दिया हुआ है जिसमें हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे V2 इनपुट सिग्नल दिया हुआ है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज V1 दी हुई है और हमसे आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमें इनपुट सिग्नल कहाँ पे दिया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज प्राप्त होता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन में हमें दिया हुआ है इनपुट सिग्नल के साथ 180 डिग्री फेज में होता है, नहीं। इनपुट सिग्नल के साथ 180 डिग्री फेज के बाहर होता है, हाँ। 180 डिग्री फेज का डिफरेंस होता है इनपुट आउटपुट समान, इनपुट सिग्नल के समान नहीं होता। आउटपुट सिग्नल निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो तो किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन में गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया हमारा, बी, इनपुट सिग्नल के साथ 180 डिग्री फेज डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे इनपुट हमने कहाँ दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत विशेषताओं को आदर्श ऑप एम्प द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आइडियल ऑप एम्प द्वारा एग्जिबिट नहीं की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में इस पॉइंट पे ध्यान देना जरूरी है। इट इज़ आस्किंग, ये क्या पूछ रहा है, नॉट एग्जिबिटेड। तो देखिए, आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम। तो इन्फाइनाइट वोल्टेज गेन होता है, हाँ होता है। इन्फाइनाइट बैंडविड्थ भी होती है। इन्फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस नहीं, ये नहीं होता। इसकी जगह क्या होता है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। इन्फाइनाइट स्लू रेट भी होती है। तो इसका मतलब नॉट एग्जिबिटेड कौन सी हो जाएगी हमारी, सी। इन्फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एन आइडियल ऑप एम्प रिक्वायर इन्फाइनाइट बैंडविड्थ बिकॉज, ये हमसे पूछ रहा है कि आइडियल ऑप एम्प को इन्फाइनाइट बैंडविड्थ की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों रिक्वायर होता है इन्फाइनाइट बैंडविड्थ ऑफ आइडियल ऑप एम्प। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हमारी इन्फाइनाइट बैंडविड्थ होगी तो उस बैंडविड्थ के अंदर जितने भी हमारे फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे सभी के सभी बिना किसी एटीन्यूएशन के एम्पलीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो बैंडविड्थ को ज़्यादा बनाने का मतलब यही होता है कि उस रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में, उस फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर जितने भी सिग्नल हो सभी को मैक्सिमम इक्वल एम्पलीफिकेशन मिल सके। ठीक है, कोई एटीन्यूएशन नहीं हो सिग्नल का, जैसा सिग्नल आ रहा है उसका जितना गेन है उससे मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड विदाउट एटीन्यूएशन। पहला ही ऑप्शन इसमें क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडियल ओप एम्प हैज़ इनफाइनाइट वोल्टेज गेन बिकॉज, हमसे ऊपर पूछा है इनफाइनाइट बैंडविड्थ, अब क्या पूछ रहा है, ये इनफाइनाइट वोल्टेज गेन क्यों होती है। तो इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होने का कारण क्या है, तो देखिए इनफाइनाइट वोल्टेज गेन है हमारा ए इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, इनफाइनाइट, जबकि ए का फॉर्मूला हमको पता है वो क्या होता है, वी नॉट अपॉन V1 माइनस V2, यही होता है। तो देखिए, इनफाइनाइट होने के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, 1/0, मतलब ये कांस्टेंट अपॉन जीरो। तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे इनपुट पे जो सिग्नल दिया हुआ है उसके कारण जो डिफरेंस निकल के आएगा, वो जो डिफरेंस इनपुट वोल्टेज निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी, जीरो होगी। और इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा। तो टू ऑब्टेन अ फाइनाइट आउटपुट वोल्टेज, इनफाइनाइट वोल्टेज गेन होता है। ठीक है, तो फाइनाइट वोल्टेज के लिए उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एंड आइडियल ऑफ एम्प इफ V1 एंड V2 आर टू इनपुट वोल्टेज। देखिए, हमें V1 और V2 दो इनपुट दिए हुए हैं और हमसे आइडियल ऑफ एम्प का आउटपुट वोल्टेज पूछना रहा है। और हमें देखो फॉर्मूले दिए हुए हैं, V आउटपुट इक्वल टू V1 माइनस V2, और इस तरह से हमको फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर हम इसका सर्किट बनाए ऑप एम्प का, तो देखिए ऑप एम्प में दो टर्मिनल होंगे, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग, माइनस एक प्लस, और एक क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हर जगह पे V1 माइनस या V1 प्लस किया हुआ है। तो इसका मतलब V1 को हमें कहाँ देना है, प्लस पे, और V2 को कहाँ देना है हमें, माइनस पे। तो देखिए इसका गेन हमने क्या मान लिया, ए। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, ए इंटू V1 माइनस V2, क्योंकि ऑप एम्प क्या करता है, दोनों इनपुट के डिफरेंस को
एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। तो गेन गुना इनपुट वोल्टेज मेरा क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज। तो गेन गुना इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस किसके बराबर होगा, आउटपुट वोल्टेज के। तो मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपैम। ओपैम की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, नॉट। ठीक है, तो इसमें से गलत छाटनी है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जीरो होता है, नहीं। इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फानाइट होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और देख सकते हैं हम, आउटपुट इम्पीडेंस हमें क्या दिया हुआ है, जीरो, ये सही चीज़ है। बैंडविड्थ इन्फानाइट होती है, हाँ होती है। आउटपुट लूप गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होता है, इन्फानाइट होता है, हाँ होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस को कितना होना चाहिए, इन्फानाइट होना चाहिए, जबकि इसमें क्या दे रहा है, जीरो। तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फैक्टर डिटरमाइंस द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप एम्प। कौन सा फैक्टर इसमें से जो हमें दिए हुए हैं उसमें से कौन सा फैक्टर है जो आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करता है, आउटपुट वोल्टेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या पॉजिटिव सेचुरेशन वोल्टेज होती है, हाँ। निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज होती है, हाँ। तो देखो इसने दोनों के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत पॉजिटिव निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज, हाँ दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए। देखिए हमें पता है ओपैम में हमारी वोल्टेज इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, जो उसकी जो पावर सप्लाई दी हुई है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो वो कौन कौन सी वोल्टेजेस होती हैं, उनकी सेचुरेशन वोल्टेज होती है, पॉजिटिव और निगेटिव सेचुरेशन वोल्टेज। इससे इसके बाद हम आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, लिमिट बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 555 टाइमर कंसिस्ट बेसिकली ऑफ। 555 टाइमर में क्या होता है, देखिए 555 टाइमर का जब आप इंटरनल सर्किट डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर कितने कंपैरेटर होते, देखिए इसने कंसिस्ट ऑफ, तो इसने पूछा एक 1 कंपैरेटर, 2 कंपैरेटर, 3 कंपैरेटर एंड 4 कंपैरेटर। तो इसका मतलब इसमें हमसे ये क्या पूछ रहा है, कंपैरेटर की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो जब आप इंटरनल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो देखिएगा उसमें 2 कंपैरेटर लगे होते हैं, जिसमें एक कंपैरेटर थ्रेशोल्ड वैल्यू को 2/3 VCC से कंपेयर करता है, जबकि दूसरा कंपैरेटर क्या करता है, ट्रिगर वैल्यू को VCC/3 से कंपेयर करता है। तो इसी प्रकार हमारे पास कितने कंपैरेटर होते हैं, 2 कंपैरेटर होते हैं। ठीक है, तो 555 टाइमर में कितने कंपैरेटर होते हैं, 2 कंपैरेटर होते हैं। देखिए एस्टेबल मोड इज आल्सो कॉल्ड, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एस्टेबल मोड को और क्या कहते हैं, फ्री रनिंग मोड कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्री रनिंग, देखिए एस्टेबल मोड में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, मीन्स कंटिन्यूसली उसकी स्टेट चेंज हो रही है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, फ्रीली रन कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, फ्रीली रन कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये फ्री रनिंग मोड हो रहा है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 555 टाइमर की आईसी की 8वीं पिन कौन सी है। तो आईसी की 8वीं पिन कौन सी होती है, वोल्टेज सप्लाई, आउटपुट, ग्राउंड, डिस्चार्ज, ये बताना है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, पिन डायग्राम आना चाहिए। पिन डायग्राम में हमको पता है आईसी 555 कितने पिन आईसी होती है, 8 पिन आईसी होती है। तो देखिए पिन में मैं 8 पिन बना के आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिन नंबर 1 होती है आपकी ग्राउंड, पिन नंबर 2 होती है आपकी ट्रिगर, और पिन नंबर 3 होती है आउटपुट, पिन नंबर 4 होती है आपकी रीसेट, पिन नंबर 5 होती है कंट्रोल, पिन नंबर 6 होती है थ्रेशोल्ड, और पिन नंबर 7 होती है आपकी डिस्चार्ज, और पिन नंबर 8 होती है VCC। तो इस नाम से क्या पूछा है, 8वीं पिन। तो 8वीं पिन क्या होती है हमारी, VCC, जो उसको सप्लाई दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज सप्लाई।